नमस्कार। चुनावी गणित में फिर से आपका स्वागत। आज फिर बात करेंगे हम बिहार के बारे में और हमारे पास लौट आए हैं ये बात करने के लिए अमिताभ तिवारी, वोट वाइफ का प्रतिष्ठाता, जो कि लगातार बिहार के दौरा कर रहे हैं। अभी हाल में उनका सेकंड अपडेट आया है सर्वे का। कौन कहां पर है, खास कोई फर्क उसमें नजर नहीं आ रहा है। खास करके नीतीश कुमार को लेकर जो एंटी इनकम्बेंसी है वो काफी स्ट्रांग है, और बाकी सारी चीजें उन्होंने जो हमें पहले एपिसोड में बताया था लगभग वही रिजल्ट्स है। और आज हमारा चर्चा का केंद्र बिंदु है प्रशांत किशोर और उनका जनसुराज पार्टी। किसके ऊपर भारी पड़ेंगे वो, एनडीए के ऊपर या इंडिया अलायंस के ऊपर? अमिताभ, फिर से आपका स्वागत है। चलिए थैंक यू। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप अभी भी दौरा करके आए हैं, आपका दूसरा अपडेट भी आ गया है। अभी फिलहाल दोनों गठबंधन में निगोशिएशंस जारी है, टफ निगोशिएशन चल रहा है। बात तय नहीं हो पा रही है। जितना आसान लगा था कि सीट का बंटवारा हो जाएगा, उतना नहीं लग रहा है। और जब तक ये सीट का बंटवारा नहीं होता है, कौन सा सीट किसको मिल रहा है, वहां का जाति समीकरण क्या है, ये जब तक हमको मालूम ना पड़ जाए, कुछ कहना साफ तौर से मुश्किल है। लेकिन आज के समय पर एक चीज हम बात कर सकते हैं कि जो प्रशांत किशोर जो लगातार कैंपेन कर रहे हैं और उनको अलग अलग जगह से जो उनका कैंपेन को सपोर्ट आ रही है या जो फीडबैक आ रही है, उससे आपको क्या लग रहा है? चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। किसके ऊपर भारी पड़ेंगे प्रशांत किशोर और उनका जनसुराज? जी, तो जब पिछला सर्वे हमने किया था तो उस वक्त प्रशांत किशोर को लगभग 12% का सीएम सपोर्ट मिल रहा था और अभी वो बढ़ करके लगभग 14% हुआ है। हालांकि वोट शेयर टर्म्स में जनसुराज पार्टी को 10% वोट शेयर जो मिल रहा था जुलाई के ट्रैकर में हमारे, वो भी गिर करके लगभग 9% हुआ। इसका कारण ये मुझे लगता है कि पहले प्रशांत किशोर ही ज्यादा दिख रहे थे ग्राउंड पर और वही एक मेन विपक्ष की भूमिका को अदा कर रहे थे। लेकिन जब से वोटर अधिकार यात्रा हुआ है तब से क्या हुआ कि महागठबंधन भी दिखने लगा है, विजिबल हो गया है। उसका कैडर, लीडर, ये सब एनर्जाइज हो गए। उसके उसके कोर वोट बैंक भी एनर्जाइज हो गए हैं। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा प्रशांत किशोर का सपोर्ट जो है पिछले 2-3 हफ्तों में थोड़ा कम हुआ है। अब लार्जली अगर बात करेंगे कि भाई प्रशांत किशोर का क्या बज है, तो बज तो है क्योंकि बिहार में अदर्स का हमेशा लगभग 20% वोट शेयर रहा है। तो अदर्स का एक बड़ा वोट चंक रहा है बिहार में, 20% का लगभग, जिसमें बसपा, एआईएमआईएम, पिछली बार आरएलएसपी भी थी, स्मॉलर पार्टीज, इंडिपेंडेंट्स, इनका एक वोट परसेंटेज रहा है। अब ये आप कह सकते हैं कि एंटी एनडीए और एंटी महागठबंधन वोटर है, यानी एक थर्ड फ्रंट का वोटर है। लेकिन क्योंकि वो कंसोलिडेटेड नहीं है थर्ड फ्रंट, हालांकि पिछली बार एक थर्ड फ्रंट भी था जिसको जीएसडीएफ कहते थे, जिसमें एआईएमआईएम और आरएलएसपी वगैरह पार्टियां थी। तो एक थर्ड फ्रंट, एक एक ऑफिशियल थर्ड फ्रंट के रूप में जनसुराज पार्टी आज वहां पर वोटर्स के बीच में आई है। और उसको जो 10% वोट मिल रहा है, वो लार्जली जो 20% अदर्स का जो एक वोट चंक है, उसका लगभग 0.5% उसको वो कंसोलिडेट कर रही है अपने फेवर में। तो आपका पहला सर्वे जुलाई के महीने में हुआ था, और अब सेकंड अपडेट जो हुआ है वो सितंबर 3 से लेकर सितंबर 10 तक आपने किया। आप लगभग 70% ये सर्वे का जो कवरेज है ये रूरल एरिया रहा, राइट? और 30% शहरी इलाका रहा। और लगभग मैं देख रहा हूं कि आप सारे कास्ट, जाति, वर्ग को कवर किए हैं। तो आपके कहने के मुताबिक एक तरफ प्रशांत किशोर का पॉपुलैरिटी एज ए सीएम कैंडिडेट 12% से 14% बढ़ा, तब भी वो थर्ड पोजीशन में थे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बाद। अभी भी वो थर्ड पोजीशन में है, लेकिन उनकी एक ग्रहणीयता बढ़ी है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। और लेकिन उनके पार्टी को जो सपोर्ट है उसमें आप एक हल्का सा ड्रॉप देख रहे हैं।
तो ये जो 10% से 8.7% है, जैसे आपने समझाया, बिहार में लगभग अन्य दलों को 20% के करीब करीब वोट मिलता है। तो क्या ये जो 8.7% अब है या 10% उस समय था, ये पूरा को पूरा इस 20% के हिसाब से आ रहा है, या यहाँ से एनडीए का भी कुछ जा रहा है या इंडिया का भी कुछ जा रहा है? देखिए, अगर एनडीए और इंडिया ब्लॉक का वोट शेयर 36% के आसपास है, पिछली बार दोनों का वोट शेयर 37% के आसपास था, यानी लार्जली तो इन दोनों अलायंसेस ने अपना वोट ब्लॉक मेंटेन करके रखा है। तो बिगर पिक्चर में ओवरऑल बेसिस पे ये 9% वोट शेयर जो आ रहा है वो लार्जली आ रहा है अदर्स के खेमे से, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको और हम इस डिस्कशन को बढ़ाएं और एनालिसिस को, तो अगर बाइपोल्स की बात करें तो बाइपोल्स में 4 सीटों पे बाइपोल हुआ था, उसमें भी प्रशांत किशोर की पार्टी को 10% वोट शेयर मिला था, ठीक है। 2 सीटों पर अच्छा वोट शेयर मिला था 10% से ऊपर, और 2 सीटों पे कम मिला था 3-4%। उसमें अगर सीट बाय सीट हम चले, जैसे इमामगंज एक सीट है, वहां पर जन स्वराज पार्टी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा किया था, उसको 11% वोट शेयर आया था, यानी सारा का सारा नुकसान वहां पर महागठबंधन को था, क्योंकि महागठबंधन ने मुस्लिम कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था उस सीट पर। ये इमामगंज की बात कर रहे हैं या बेलागंज की बात कर रहे हैं? इमामगंज मेरे हिसाब से। इमामगंज में तो आपके जो चार्ट आपने लगाया था उसके हिसाब से 22.5% वोट चला गया था जनसुराज को। हाँ, तो उल्टा हो गया, करेक्ट। बेलागंज तो में 10.5% और इमामगंज में बेलागंज, करेक्ट। 22%। बेलागंज में लार्जली जो है वो नुकसान महागठबंधन को हुआ। अब अगर इमामगंज की भी बात करें तो इमामगंज जो सीट है वो एससी रिजर्व सीट है, और उस पर महागठबंधन और एनडीए दोनों ने महादलित समाज के कैंडिडेट को खड़ा किया था, जबकि जनसुराज की पार्टी ने वहां पर एक पासवान समाज के कैंडिडेट को खड़ा किया था। अब पासवान समाज और महादलित समाज में एक कॉन्फ्लिक्ट है, हिस्टोरिकल ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि महादलित समाज को लगता है कि पासवान समाज ने रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया है, सारे जॉब्स वगैरह ज्यादा उन्होंने पॉकेट कर लिए हैं, जबकि पासवान समाज को लगता है कि महादलित समाज जो है, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक अलग कैटेगरी बनाई 2005 में पावर में आने के बाद, उनका इन्फ्लुएंस महादलितों की वजह से कम हुआ है। तो यहां पर भी 22% वोट आप देखेंगे कि जनसुराज पार्टी को मिला है, उसमें से 17-18% महागठबंधन को नुकसान हुआ है, और लगभग 4 या 5% एनडीए को नुकसान हुआ। इन दोनों सीटों पे ही लार्जली इनको सपोर्ट बेस मिला है, ठीक है। जो बाकी 2 सीट हैं वहां पर भी 3-4%, 4-5% उनका वोट शेयर रहा है। एक सीट में तो सारा का सारा अदर से आया, और एक सीट में जो 4-5% वोट शेयर था वो महागठबंधन से आया था। तो अगर ये चारों सीट को देखें तो लार्जली डैमेज किसको हुआ, क्योंकि बाईपोल से पहले 3 सीटें महागठबंधन के पास थी, बाईपोल्स के बाद एक भी सीट महागठबंधन के पास नहीं रही। तो फ्रॉम अ कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव, ऑपोजिशन वोट स्प्लिट हुआ महागठबंधन में और जनसुराज पार्टी में, जिसका बेनिफिट एनडीए को मिला, और एनडीए चारों सीट जीतने में कामयाब रही। तो फ्रॉम अ देखिए, थ्योरेटिकल, ये जो 4 सीट थे, तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज, इसमें महागठबंधन ये पिछले साल हुआ यहाँ पे बाईपोल्स, राइट? पिछले साल हुआ, पिछले साल हुआ, और यहाँ पर ये 4 सीट में से 3 सीट इनके पास, महागठबंधन के पास था, और एक सीट इंडिया अलायंस के पास था। 2 सीट जो है इमामगंज और बेलागंज में जनसुराज का कैंडिडेट अच्छा खासा उनको वोट मिला, और उससे घाटा स्ट्रेट इंडिया अलायंस को हुआ, महागठबंधन को हुआ। एनडीए को भी थोड़ा सा नुकसान हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान, लगभग इनका वोट शेयर 18% और 16%। तो आप कह रहे हैं कि अगर ये बाइपोल्स अगर इंडिकेशन है और उसको एक्स्ट्रापोलेट किया जाए, तो हो सकता है आने वाले चुनाव में ये संभव है कि प्रशांत किशोर कैसे कहां कैंडिडेट खड़ा करते हैं, उससे घाटा महागठबंधन को होने का चांसेस ज्यादा है, यही कह रहे हैं आप? देखिए, अब तो ये ओवरऑल बेसिस की बात हो गई। आप जो कह रहे हैं वो सही है, उसका एग्जाम्पल भी हम लोग
डिस्कस करते हैं। एक तो है कि वो नुकसान तो दोनों को पहुंचाएंगे, क्योंकि ये 4 सीटें ही थी, करेक्ट। जब जब 243 सीटें होंगी तो ऐसा नहीं होगा कि हर सीट पे उनकी वो ऐसा कैंडिडेट देंगे जो महागठबंधन को नुकसान पहुंचाए। अदरवाइज स्ट्रेटेजिकली वो रिस्क हो जाएंगे कि भाई हम एक्सपोज हो जाएंगे। बीजेपी की बी टीम है, वैसा ऑलरेडी डिस्कशन वहां पे किसी न किसी सेक्शन में हो ही रहा है, मीडिया में डिस्कशन हो रहा है, फंडिंग को लेकर के बातचीत हो रही है। तो ऐसी गलती तो वो करेंगे नहीं, दोनों को ही नुकसान पहुंचाएंगे, एनडीए को भी और महागठबंधन को भी। बट ऑन अ नेट बेसिस जो भी वोट जनसुराज पार्टी को मिलेगा वो एक सॉर्ट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी लॉस है महागठबंधन का, क्योंकि जनसुराज को कौन वोट कर रहा है? जो नीतीश कुमार की सरकार से नाराज है या इन दोनों से नाराज है और एक थर्ड ऑल्टरनेटिव देख रहा है। अब इसका रेशियो और प्रपोर्शन निकालना मुश्किल है, अब ये शोध का विषय है। लेकिन जो नीतीश कुमार की सरकार से नाराज है वोटर, वो अगर महागठबंधन की जगह जनसुराज को वोट करता है तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी लॉस। दूसरा, एनडीए को भी ज्यादा नुकसान तब होता जब ये डिसग्रंटेल्ड वोटर सीधा का सीधा महागठबंधन को वोट कर देता, करेक्ट, क्योंकि वो डबल स्विंग होता है। मान लेते हैं 1% वोटर ही सिर्फ फॉर एग्जाम्पल से डिसग्रंटेल्ड है और एनडीए से महागठबंधन में चले गए, तो ये 2% का स्विंग होता है सर। माइनस एनडीए -1, महागठबंधन +1, 2% का स्विंग। लेकिन जब यही वोटर एनडीए से प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ जाता है, स्विंग -1% ही है, 1% ही है, महागठबंधन का वोट शेयर वहीं का वहीं है। तो कुछ सीटों में क्या होगा, जहां मार्जिन एनडीए का ज्यादा था, कम हो जाएगा, हो सकता है थ्योरेटिकली, करेक्ट। तो ये सारी बातें, अब वो करेंगे क्या? अब वो क्या करेंगे कि जैसे बेलागंज में या इमामगंज में किया, ठीक है, जहां महादलित कैंडिडेट ये दोनों पार्टी खड़ा करेंगे वो पासवान समाज को दे देंगे, जहां आरजेडी मुस्लिम समाज को नहीं देगा वो मुस्लिम समाज को देंगे, जहां जेडीयू ईबीसी को देगा वो ब्राह्मण समाज का कैंडिडेट दे सकते हैं, ठीक है। तो ब्राह्मण समाज हो सकता है, अ सेक्शन ऑफ ब्राह्मण समाज जेडीयू की जगह इनको वोट करते, है ना। अब एलजेपी खुद ब्राह्मण है, खुद ही ब्राह्मण है, तो एक और इनका अगर सपोर्ट बेस देखें, वो भी सर्वे में है कि इनको सपोर्ट कौन कर रहा है, ज्यादातर अपर कास्ट। तो अपर कास्ट इज नंबर 1। Muslims used to be their second top supporter in जुलाई सर्वे, लेकिन वो कम हो गया है अभी, क्योंकि मुस्लिम समाज, जब मैं मिला भी लोगों को कुछ मुस्लिम समाज के, तो इस बार नहीं देंगे या इस बार देखेंगे, ये भी एक निकल के आया कि भाई देखते हैं क्या करता है, देखते हैं कौन है, देखते हैं कैसा करता है, फिर आगे देखी जाएगी, करेक्ट। तो मुस्लिम सपोर्ट कम हुआ क्योंकि ये अगेन कौन है वो, फंडिंग क्या है, ये भी एक चर्चा चल उठी, और वोटर अधिकार यात्रा भी हुआ, तो जो कंसोलिडेशन था कोर वोट का वो हो गया। और यूथ वोटर है 18 से 24 साल में। अब अगर यूथ वोटर भी है तो 57% यूथ कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन वो डिवाइड हो रहा है, 33% जा रहा है महागठबंधन में, 15% जा रहा है जनसुराज पार्टी को। और पिछली बार भी यूथ का अच्छा खासा सपोर्ट महागठबंधन को मिला था। तो जो डिसग्रंटेल्ड वोटर है यूथ, उसमें वो थोड़ी सेंध मार दे रहे हैं, और अपर कास्ट एंड ईबीसी जो कोर वोटर है एनडीए का, उसमें थोड़ी बहुत सेंध मार दे रहे हैं। मुस्लिम्स में उतना सेंध जो है पिछली बार के कंपैरिजन में जो डैमेज है वो कम जरूर हुआ है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि आप जब ये सर्वे कर रहे थे सितंबर 3 से 10, वही समय में नेपाल में जो प्रोटेस्ट शुरू हो गए जेएनजी के, और बिहार नेपाल से जुड़ा हुआ है, और कई जगह से मैं भी सुन रहा था कि बिहार के जो युवा वर्ग है वो भी देख रहे थे बड़े करीबी से और बड़े इंटरेस्ट के साथ कि नेपाल में क्या हो रहा है। ये जो नेपाल में जो कुछ हुआ उसका कोई असर बिहार में युवा वर्ग के ऊपर पड़ने का चांसेस है, और अगर वो पड़ेगा तो वो कैसे मैनिफेस्ट करेगा, किसके फेवर में मैनिफेस्ट करेगा? देखिए, नेपाल का एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं ध्यान आ रहा है कब 5 शुरू हुआ। सितंबर को शुरू हुआ है सारे कांड।
5 सितंबर। 4-5 सितंबर को शुरू हुआ। हाँ, मतलब टुवर्ड्स द एंड ही, मतलब जब रिपोर्टिंग वगैरह शुरू हुई, मुझे लगता है मैं जब वहां से वापस आ गया था, उसके आसपास के करीब की बात है, जब यहाँ पे रिपोर्टिंग शुरू हुई। तो क्योंकि सर्वे में तो हमने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा नहीं था इसका, क्योंकि जब हमने सर्वे डिजाइन किया था तो ये एस्पेक्ट तो था ही नहीं उस वक्त। एआई वीडियो का भी एस्पेक्ट नहीं था, ठीक है। जो एआई वीडियो जो प्रधानमंत्री की माँ का जो रिलीज हुआ है, उस वो भी एस्पेक्ट था नहीं। तो ये दो बातें तो हमारे सर्वे में डिजाइन ही नहीं थी। तो अब उसके लिए कहना बड़ा मुश्किल है, अभी तो हमको चेक करना पड़ेगा जब नेक्स्ट हम ट्रैकर करेंगे। तो एक अच्छा पॉइंट है जो हमको देखना चाहिए। और क्वालिटेटिवली ग्राउंड पर भी, क्योंकि मैं था वहां पे 30 अगस्त से लेकर के 9 सितंबर तक, 9 सितंबर को वापस आ गया था मैं। क्वालिटेटिवली ग्राउंड पे भी उस वक्त जो है इसकी चर्चा इतनी नहीं थी, क्योंकि आई थिंक 8 या 9 या इसके बाद ही वो पीक पीक किया था वहां पे प्रोटेस्ट, या हमारे यहाँ से भी दिखाना लोगों ने शुरू किया था। तो ये शोध का विषय है, ये अगले अगले राउंड में समझना पड़ेगा। एक बात बताइए, जो आप कह रहे हैं ये, हालांकि हमने बात ये शुरू किया ये पूछ कर कि किसके ऊपर जनसुराज भारी पड़ेगा, और प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो दोनों तरफ का वोट काटेंगे। अक्सर कई बार हम लोग जैसे कोई एक राज्य में जो दो बड़े गठबंधन होते हैं या दो लीडिंग पार्टी होते हैं, उन दोनों को लेकर जब एक तरह से असंतोष बहुत ज्यादा है या डिसइल्यूजनमेंट है, हम हमेशा देखते हैं कि एक तीसरा ग्रुप निकलता है और उसको अक्सर वो एक इंडिविजुअल, डायनामिक इंडिविजुअल या वेल नोन इंडिविजुअल को लेकर होता है, और उसको इनिशियली एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, खास करके मीडिया रिस्पॉन्स तो मिलता ही है। यह हमने आंध्र में भी देखा है, यह हमने तमिलनाडु में देखा है, लेकिन हमने ये भी देखा वहां कि चुनाव आते आते जब लड़ाई बहुत पोलराइज्ड लड़ाई हो जाती है, अंत में ये नए आउटफिट कुछ खास नहीं कर पाते हैं। क्या उस चीज का डर है कि बावजूद ये सारे जो चर्चा हो रहे हैं प्रशांत किशोर को लेकर, जैसे आपने कहा 10% से 8.5% पे आ गया, हो सकता है चुनाव आते आते कहीं वो 5-6% पे ना सीमित हो जाए। जो लोगों का उनको सपोर्ट था, जिन उम्मीदों को लेकर कुछ लोग उनके पीछे आना शुरू किए थे, क्या ये राहुल गांधी का जो वोटर अधिकार यात्रा हुआ, जिससे कि काफी युवा वर्ग में काफी उत्साह दिखाई दिया, कम से कम विजुअल्स में तो दिखाई दिए, कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा राहुल गांधी का ये वोटर अधिकार यात्रा प्रशांत किशोर के ऊपर भारी पड़ जाए? क्या ये संभावना है? तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इसमें दो बातें हैं, इसमें दो थियरीज हैं, आप कह सकते हैं कि भाई एज अ स्ट्रेटेजिस्ट जो एक्टिविटीज प्रशांत किशोर कर रहे हैं या जो हम लोग करते हैं कि भाई सोशल डिजिटल मीडिया कैंपेन, इवेंट्स, रैलीज, मीडिया मैनेजमेंट वगैरह जो है, जब हम लोग भी किसी पार्टी के लिए करते हैं तो 2% 3% वोट शेयर ऐड करता है जो डिसाइसिव हो जाता है। बट उस केस में उस रीजनल पार्टी या नेशनल पार्टी का ऑलरेडी एक वोट बेस होता है जिसपे आप ये 2%, 3%, 5% ऐड कर रहे हो। अब यहां पे ये प्रशांत किशोर की पार्टी ने तो ये, अब आप कह सकते हैं कि 2% 3% की जगह 8% कर लिया है इस बज को, लेट से करेक्ट 8-9% है, लेकिन बेस वोट तो अभी भी नहीं है। तो अगर 9% वोट आ भी जाता है तो वो वोट शेयर का सीट शेयर कन्वर्जन काफी लो होगा, तो सीटें ज्यादा उनको आएंगी नहीं अगर ये नहीं, 9% वो तो इक्वली खुद कहते हैं कि हम सीट नहीं जीतेंगे लेकिन हम वोट काटेंगे, दोनों को हम घाटा अब तो पहुंचाएंगे। खुद ही कह रहे हैं कि मैं भाई वोट कटर हूं, मैं एनडीए को भी नुकसान पहुंचाऊंगा और महागठबंधन को भी अलग अलग सीटों पे जाति के हिसाब से वो पहुंचाएंगे। तो बेस है नहीं, क्योंकि कोई आइडियोलॉजिकल ऐसा कोई जो लोग जुड़ रहे हैं, कोई आइडियोलॉजिकल पोजिशनिंग की वजह से नहीं जुड़ रहे हैं। ज्यादा लोग जो लोग जुड़ रहे हैं वो पॉलिटिकल एम्बिशन वाले हैं, उनको लगता है कि भाई टिकट मिलेगा, हम चुनाव लड़ेंगे। और प्रशांत किशोर बहुत बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हैं, आम आदमी पार्टी जैसी हवा हो जाए, क्या पता हम जीत जाए, एमएलए बन जाए, नहीं भी जीत जाए तो हमारा एक बेस जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। प्रशांत किशोर को लगता है कि
एक बेस मैंने कर दिया है 8%, 9% का। मुझे अगर दमदार कैंडिडेट मिल जाए जिसके पास 10, 15, 20% वोट है, तो वो सीट निकल जाएगी। तो प्रशांत किशोर डिपेंड कर रहे हैं लोकल कैंडिडेट पे, लोकल कैंडिडेट डिपेंड कर रहा है प्रशांत किशोर पे, करेक्ट। तो ये एक सर्कुलर रेफरेंस है। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि भाई जो उनका कैडर या वोट बेस तो ये है नहीं, मतलब अभी तक तो नहीं है, एस्टैब्लिश होगा जब चुनाव होगा तभी बात है। तो जो लोग जुड़े हैं वो लार्जली एस्पिरेंट्स जुड़े हैं अलोंग विद देयर सपोर्टर्स। अगर एक सीट पे 10 कैंडिडेट हैं तो उनके हजार सपोर्टर भी हैं, तो 10,000 लोग जुड़ गए, रैली हुई 10,000 लोग आपको दिख गए। बट क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट आइडियोलॉजिकली अलाइंड, जैसे ही टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये 9 लोग हो सकता है डिसग्रंटल्ड होके घर बैठ जाए। तो आज जो भीड़ आपको 10,000 की दिख रही है वो 1,000 की हो जाएगी। हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, नॉट एग्जैक्टली। तो ये एक थियरी है जो कि हो सकता है। दूसरी थियरी है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग थर्ड ऑल्टरनेटिव का एक बज है। यंग, इवन अगर कास्ट वाइज जाए तो अपर कास्ट, क्योंकि उनको लीडर दिख रहा है कि प्रशांत किशोर ही लीडर है और हमारे ब्राह्मण समाज का सीएम बन सकता है 35 साल बाद, आज नहीं तो फ्यूचर में, क्योंकि जो भी इमर्जिंग लीडर्स हैं उसमें से कोई ब्राह्मण लीडर तो है नहीं, चाहे वो चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो, सम्राट चौधरी हो, कोई भी हो, करेक्ट। तो उनको एक लीडर दिख रहा है, भाई हमारा एक लीडर जगन्नाथ मिश्रा के बाद एक बड़ा लीडर, कद्दावर लीडर उभर रहा है, पैदा हो सकता है। अब और उसमें एजुकेटेड मिडिल क्लास भी है, ऑफ कोर्स मिडिल क्लास पॉपुलेशन वहां कम है बट है। तो ये लोग लार्जली हो सकता है स्टिक करें, ठीक है। एंड अगेन डिपेंडिंग अपॉन कैंडिडेट्स, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम अलग अलग सीट में हो सकता है। तो अब ये दो थियरीज हैं। अब क्या होता है ये तो कहना मुश्किल है, अनलेस कि लोग जो स्विच हो रहे हैं, जो हम स्विच वाली बात कर रहे थे, अब कुछ लोग प्रशांत किशोर को वोट ना करें तो नॉट नेसेसरीली कि वो महागठबंधन को वोट करते, अनलेस वो सारा लॉट महागठबंधन को वोट करते, करेक्ट। तब तक महागठबंधन के फेवर में प्रशांत किशोर का अगर यहाँ से डिक्लाइन होता है वो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 9% से 5% पे गिर जाते हैं मान लेते हैं, और ये 4% जो है महागठबंधन के फेवर में जाएगा, तभी तो महागठबंधन को फायदा होगा ना। लेकिन उसमें से सारा नहीं जाएगा थियोरेटिकली, लॉजिकली, करेक्ट, बिकॉज उसमें से जो ब्राह्मण समाज का वोटर वोट दे रहा था प्रशांत किशोर को, वो महागठबंधन को नहीं देगा लार्जली, है ना। हाँ, मुस्लिम समाज का दे सकता है, ईबीसी का दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कैंडिडेट। कुछ लोग दे सकते हैं, कुछ लोग नहीं देंगे, या कुछ लोग जो नहीं देंगे वो वापस बाकी जो बड़ा अदर्स का धड़ा है, या बसपा, एआईएमआईएम, अदर पार्टीज है, वहां भी जा सकते हैं। तो ये थोड़ा कहना मुश्किल है कि अल्टीमेटली अगर बाइपोलर रेस हो जाए तो ये जो सपोर्ट बेस इनको अभी दिख रहा है वो इनकी तरफ न जाकर के किसकी तरफ जाएगा। वो एनडीए की तरफ भी जा सकता है अगर ब्राह्मण समाज का वोटर है, अपर कास्ट है, माइनॉरिटीज वगैरह आपके महागठबंधन को जा सकते हैं, और कुछ लोग अभी भी अदर्स की तरफ जा सकते हैं कि भाई चलो ये नहीं हरा सकता, ठीक है, इसने एक माहौल बनाया था लेकिन प्रॉब्ली इज नॉट केपेबल ऑफ डिफीटिंग, तो हम जो अपने लोकल कैंडिडेट को अपने सीट पे दे रहे थे, चाहे वो बसपा हो या एमएम हो, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ये आपने जब ये जो एक चार्ट बनाया था, आपने एक लेख भी लिखा था इंडिया टुडे में, उसमें आपने ये दिखाया था कि जनसुराज का सबसे बड़ा चंक सपोर्टर जो है वो अपर कास्ट हिंदूज है, और वहां जो वोट उनको जाएंगे वो सीधा सीधा एनडीए के खाते से आएंगे या एनडीए के पास जाने वाले वोट्स होंगे, तो एनडीए को घाटा है उसमें। उसके बाद आपने बोला था कि सेकंड बिगेस्ट चंक जो जनसुराज का सपोर्टर्स में है अभी, वो है मुसलमान, और वो आप कह रहे हैं कि वो उसमें अभी बड़ा चेंज आया है कि मुस्लिम वोट शायद गठबंधन के पीछे, महागठबंधन के पीछे कंसोलिडेट कर जाए। तो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा डर था कि इंडिया को घाटा हो सकता था, इंडिया अलायंस को, वो शायद अभी नहीं होते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी बचे ओबीसी, ईबीसी और दलित।
तो ओबीसी ईबीसी दलित में तो लगभग वही कहानी है कि एक जगह एनडीए को घाटा पहुंचेगा, एक जगह इंडिया को घाटा पहुंचेगा। अलग अलग। तो मुझे मुझे ये आपका चार्ट देखकर जो लग रहा है कि जो चीज क्लियर है वो ये है कि एनडीए को ही घाटा का रिस्क ज्यादा लग रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं बाईपोल्स को अगर हम देखें तो इंडिया गठबंधन को घाटा होने का चांसेस ज्यादा है। लेकिन आपके जो दूसरा जो चार्ट दिया था उसको अगर मैं देखूं और जो सुनने को मिल रहा है, जिस तरह के लोगों का बात सुनने को मिल रहा है, कहीं मुझे क्यों ऐसे लग रहा है कि जनसुराज से एनडीए को घाटा होने का रिस्क अब ज्यादा देखिए, है। इसमें दो बातें हैं। जब हमने वो, क्योंकि वो जुलाई का नंबर है, फिर भी अभी भी मान क्या लेते हैं, लगभग 19% अपर कास्ट सपोर्ट उनको है इस सर्वे में भी हमारे, क्योंकि वो आर्टिकल उस सर्वे से पहले लिखा हुआ है। लेकिन अपर कास्ट आबादी 10% है, करेक्ट? विच मीन्स अगर उनका वोट शेयर आज 10% है तो 20% इंटू 10%, 2% वोट शेयर उनको अपर कास्ट से आ रहा है। ठीक है, करेक्ट। उस वक्त हमने 13% दिखाया था सपोर्ट मुस्लिम्स का, ये घट करके 4 या 5% हो गया है आज की डेट में। ठीक है, लेकिन मुस्लिम आबादी अपर कास्ट आबादी के दुगनी है, 17% है, 17-18% है। सो 5 इंटू 20 भी 1% होता है। ठीक है, अब बच गए ओबीसी, ईबीसी, एससी एसटी, नॉन यादव ओबीसी एटसेट्रा, करेक्ट? अब ये लार्जली तो अलग अलग सीटों में अलग अलग इम्पैक्ट है। ठीक है, अगर उसने यादव कैंडिडेट दे दिया तो महागठबंधन को नुकसान है। अगर उन्होंने ब्राह्मण की तो बात ही हो गई, अगर उन्होंने ईबीसी कैंडिडेट दे दिया, जेडीयू भी ईबीसी है तो जेडीयू को नुकसान है, करेक्ट? तो अलग अलग सीट का अलग अलग नुकसान, डिफिकल्ट टू से, करेक्ट? तो ये लगभग इनका 6% वोट तो यहाँ से आ रहा है। इनका 9% है, 2% अपर कास्ट, 1% मुस्लिम, 6% एससी एसटी ओबीसी ईबीसी से आ रहा है। अब ये 6% तो सीट बाय सीट है, जब तक सीट बाय सीट एनालिसिस नहीं होगा, तीनों ही दलों के कैंडिडेट नहीं अनाउंस होंगे, कहना मुश्किल है। बिहार को जितने लोग देख रहे हैं, जब भी मैं सवाल पूछता हूं उनको, वो वहीं पे आके लटक जाते हैं कि जब तक सीट बाय सीट कैंडिडेट का पता नहीं चलेगा तब तक बोलना मुश्किल है। वो टिकट और जो होगी वो जातिगत होगी, आई मीन लार्जली। और मैं बताऊं, पहले चुनावों में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जब हम एनालिस्ट लोगों को पूछते हैं, पहले तो यही सुनाते हैं कि जब तक सीट कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं होगा बोलना मुश्किल है। उसके बाद जब डिक्लेयर हो जाता है, चुनाव होने वाला होता है, वो हमें बताने लग जाते हैं वो कैसे वहां ये सीट फंसी हुई है, कैसे वो सीट फंसी हुई है। तो कुल मिला के बात यह है कि बिहार में पोलस्टर्स, आपको याद होगा, हैव गॉन हॉरिबली रॉन्ग। वंस बिटेन वाला सिंड्रोम हो रहा है। 2015 में सबने बोला था कि जीतेगी एनडीए, महागठबंधन जीती 170 सीटें। 2020 में लगभग सबने बोला कि महागठबंधन जीत रहा है, लगभग सबने, लेकिन एनडीए जीत गई एंड में इन अ क्लोज कॉन्टेस्ट, करेक्ट? सो ट्रिकी स्टेट है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइफर। तो जो 9% की बात हो रही थी, 6% तो कहना मुश्किल ही है किसको करेंगे, क्योंकि सीट बाय सीट होगा। और नेट इम्पैक्ट आप कह सकते हैं कि 1% वो एनडीए को कर रहे हैं, 1% तो मुस्लिम समाज को भी कर रहे हैं, और 2% अपर कास्ट को भी कर रहे हैं। वही वाली बात है, यही 2% वोटर अगर सीधा महागठबंधन को मूव करता तो ये गेम चेंजर इलेक्शन है। तो चलिए, आप अभी दोबारा एक सर्वे करिए, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है नेपाल में जो कुछ हुआ उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। वोटर अधिकार रैली के बाद उसका जो इम्पैक्ट है अभी तक हमें क्लियरली पता नहीं चला है। और उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आ रहा है कि भाई 47% आ रहा है, पूरा उसका प्ले आउट पूरा नहीं हुआ है अभी, तो वो धीरे धीरे सिस्टम में जाने। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, एंड आई वुड लाइक टू बी द डेविल्स एडवोकेट, चुनाव आते आते मुझे लग रहा है जितना हाइप प्रशांत किशोर को लेकर हुआ है, शायद देखने को ना मिले। ये चुनाव बहुत पोलराइज्ड और टू बाइपोलर कॉन्टेस्ट होने का बहुत चांसेस है। खैर वो मेरी राय है,
लेकिन आपका राय ये है कि वो है, जो तो मैं भी कह रहा हूँ कि सीटें तो उनको 0 ही आ रही है ना आज की डेट में। अब तो बच गया लेकिन डैमेज। लेकिन वो जो वोट शेयर, वोट शेयर, हाँ हाँ, वोट लेकिन जो शेयर। इंडिया का बैलेंस कैसे क्या निकलेगा, उस पे अब मैं जरूर आपको, जो जनसुराज वोट देगा उसका इम्पैक्ट होगा, ये आप कह रहे हैं। हाँ, और आज के मैं डेट आपको पर इंडिया एलजेपी को का रिस्क क्या एग्जांपल देता हूँ। एलजेपी का एग्जांपल देता हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एलजेपी है? लड़ी थी 134 सीट पे, 73 सीट्स पे उसको मार्जिन ऑफ विक्ट्री से ज्यादा वोट आए। ठीक है। ऑन 40 सीट्स इट डैमेज्ड एनडीए, ऑन 32 इट डैमेज्ड महागठबंधन, ऑन 1 इट डैमेज्ड द स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट। तो हम बात कह रहे हैं, सो ऑन अ नेट इम्पैक्ट इट्स इम्पैक्ट वाज ओनली ऑन 8 सीट्स बिकॉज 40 करेक्ट, minus 32, and करेक्ट, that also in favor of Mahagठबंधन or against the NDA because करेक्ट, LJP predominantly was part of NDA and was contesting outside. करेक्ट। तो अब मैं कह रहा हूँ कि भाई दोनों को इम्पैक्ट करेगा, तो ऐसा ही कोई नंबर आएगा जब हम पोस्ट पोल एनालिसिस कर रहे होंगे सुनने जनसुराज का, दोनों का हम्म, आएगा। अब नेट बेसिस पे किसको करेगा, अब ये तो कहना विदाउट कैंडिडेट्स बहुत डिफिकल्ट। एक और नुआंस देखिए, बहुत नुआंस्ड इलेक्शन है, महिलाओं का भी झुकाव जनसुराज की तरफ हो रहा है, पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं जो वहां पे जॉब्स करती है एक्सेट्रा। अब उसमें से एक व्यक्ति मुझे मिला कि भाई मेरी वाइफ जो है वो कह रही थी कि मैं जनसुराज को वोट करूंगी। ठीक है, पॉलिटिकल डिस्कशन। बट किसी दिन उसने पूछा कि रील्स वगैरह देख रही होगी कि भाई जनसुराज क्या शराबबंदी बंद कर देगी आएगी तो इन्होंने हाँ, कहा हाँ। तो उसने कहा कि मैं अब जनसुराज को वोट नहीं करूंगा। I'm saying, हर एक वोटर का एक की रीजन होता है करेक्ट, पोलिंग बूथ पर जाने का, है ना। एक नुआंस्ड रीजन हर एक व्यक्ति का है। तो अब देखते हैं कैसे टर्न आउट करता है ये इलेक्शन। तो एक तरफा तो नहीं हो रहा है इलेक्शन, राइट? आपके एक कहने के तरफा कैसे, पिछली बार भी एक तरफा नहीं था, दोनों के वोट ब्लॉक्स फिक्स्ड हैं, दोनों में हाँ, कोई मूवमेंट नहीं है। इसीलिए हम बार बार बात करेंगे, लेकिन कुछ खास संकेत हमें मिलेगा नहीं जब तक चुनाव पास ना आ जाए। लेकिन हम बातचीत जारी रखेंगे, फिर से दोबारा आपसे मिलेंगे अमिताभ, और एक बार आप दौरा करके आइए, आपका और एक सर्वे का अपडेट हो, उसके बाद हम दोबारा बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो थैंक यू लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको एक गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, और आप अपना कमेंट जरूर दीजिए। और हमारी कोशिश रहेगी कि थोड़ी गंभीरता में जाकर चीज़ों को समझे, परखे, और ये प्रयास हमारा जारी रहेगी। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत जरूरत है। धन्यवाद, धन्यवाद आप नमिता। थैंक यू। सर।